गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड कुछ ऐसा रहा जिसकी गूंज लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही। दरअसल 2 जून को जब मायावती लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों के साथ बैठक कर रही थी, तब शाम लगभग 4 बजे समाजवादी पार्टी के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के ये तमाम नेता जातिवादी नारे लगाते हुए चिल्लाने लगे और बीएसपी विधायकों और उनके परिवार वालों को धमकियां दे रहे थे। यह सब कुछ देखकर बीएसपी विधायकों ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन भीड़ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। बीएसपी विधायकों के साथ मारपिटाई शुरू हो जाती है। कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती कार में डालकर मुख्यमंत्री के आवास ले जाया जाता है। वहां पर उन पर मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ विधायकों ने डर की वजह से हस्ताक्षर कर भी दिए थे। मायावती गेस्ट हाउस के स्वीट नंबर 1-2 में ठहरी थी। समाजवादी पार्टी के नेता यहां भी पहुंच जाते हैं। जातिवादी नारेबाजी और अश्लील गालियां देते हुए दरवाजे को खटखटाते हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी, लेकिन हजरतगंज के एसएचओ विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल ने कुछ कांस्टेबल के साथ मिलकर भीड़ को पीछे ढकेल दिया। उन्हें रोकने के लिए कॉरिडोर में दीवार बनाकर खड़े हो गए। इन चंद बहादुर पुलिसकर्मियों के अलावा वहां मौजूद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। कई बीएसपी विधायकों और कुछ पुलिस वालों ने अपने बयानों में बाद में बताया कि लखनऊ के एसएसपी सीनियर ओपी सिंह घटना के समय गेस्ट हाउस में ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि वो सिगरेट के गश के बीच इस सारी खबर की जानकारी को लेते रहे। इसी बीच मायावती अपने कमरे के अंदर से केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान और बीजेपी और जनता दल के नेताओं को फोन करती रही। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के विधायकों और गुंडों ने मायावती को जमकर गालियां दी, उन्हें पीटने की कोशिश की। मायावती की जान पर खतरा आ गया था। जब बीएसपी के विधायक उन्हें बचाने में नाकाम रहे, तब बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी उन्हें बचाकर ले गए। आरएसएस के स्वयंसेवक रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी पास ही की बिल्डिंग में ठहरे हुए थे। इस घटना के बाद से मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानने लगी थी और जब साल 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई, तब उनके घर जाकर वो फूट फूट कर रोई थी। इसके बाद हुए उपचुनावों में मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी के खिलाफ बीएसपी के उम्मीदवार को नहीं उतारती है और वहां लोगों से मायावती अपने भाई की विधवा को वोट देने की अपील भी करती हैं। खैर, वापस लौटते हैं गेस्ट हाउस कांड पर। अगले दिन जब डीएम राजीव खेर मौके पर पहुंचे, तब जाकर गेस्ट हाउस की स्थिति नियंत्रण में आई। उन्होंने सिटी एसपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और गुंडों को गेस्ट हाउस से बाहर निकाला। इसके लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से आई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और इसी के चलते उसी शाम उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। आधी रात बीतने के बाद डीएम के आश्वासन के बाद मायावती और अन्य विधायकों ने स्वीट 1-2 के दरवाजे खोले। इस पूरे घटनाक्रम को ही गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। गेस्ट हाउस कांड के बावजूद मुलायम सिंह मायावती को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाए और 3 जून साल 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार बताया था। वैसे सच कहें तो ये चमत्कार जैसा ही था। दलित समुदाय से आने वाली एक युवा महिला, जिसके पास ना तो कोई प्रशासनिक अनुभव था और ना ही कोई राजनीतिक विरासत, वो अचानक से देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती के पास बड़े फैसले लेने लायक बहुमत नहीं था। उन्हें पता था कि बीजेपी कभी भी उनसे अपना समर्थन वापस ले सकती है, लेकिन उन्होंने इस छोटे मौके का भी बीएसपी के दलित एजेंडा को एग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मायावती से पहले देश में केवल 3 दलित मुख्यमंत्री रहे थे। आंध्र प्रदेश में दामोदरम संजीवया, बिहार में रामसुंदर दास और राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया। लेकिन इनमें से भी किसी ने कभी भी सवर्ण जातियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं उठाई। मायावती ने ठीक इसके उलट किया और इसी वजह से दलितों में मायावती की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दलित एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मायावती ने सबसे पहले कई बड़ी संस्थाओं, इमारतों और जिलों का नाम दलित नायकों पर रखा। पूरे राज्य में अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाना शुरू कर दिया। मायावती का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट राजधानी लखनऊ में दलित बहुजन नायकों के सम्मान में 28 एकड़ का अंबेडकर पार्क और परिवर्तन चौक बनाना रहा।
इनमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले फूले, पेरियार, शाहूजी महाराज और अंबेडकर जैसे दलित नायकों की प्रतिमाएं लगाई गई। बीएसपी ने इस दौर में पेरियार मेला भी आयोजित किए। पेरियार ने रामायणा ट्रू रीडिंग नामक अपनी किताब में रामायण का एक अल्टरनेटिव रूप पेश किया, जिसमें उन्होंने राम और सीता को खुलेआम अपमानजनक तरीके से दर्शाया था। पेरियार पर फेस्टिवल्स के जरिए बीएसपी ने दलितों का दिल तो जीत लिया, लेकिन इसे बीजेपी को जानबूझकर उकसाने के तौर पर देखा गया, जिसका वोट बैंक सवर्ण जातियों में था। इसके अलावा कई अहम पदों पर दलितों को पोस्ट किया गया। आधे जिलों में दलित अधिकारियों को मजिस्ट्रेट बनाया गया। 25% से अधिक पुलिस थानों का इंचार्ज दलित पुलिस अधिकारियों को बनाया गया। मायावती ने अंबेडकर गांव योजना के जरिए ज्यादा दलित आबादी वाले गांवों को ज्यादा पैसे दिए। अभी तक जो गांव सबसे पिछड़े थे, अचानक से वो चमकने लगे। वहां पक्की सड़कें, हैंडपंप, मेडिकल क्लिनिक और पक्के घर बनने लगे। वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए वजीफा दिया गया। उन्हें टॉयलेट्स की सफाई से दूर रखने के लिए बाकी कामों की ट्रेनिंग दी गई। मायावती ने यह सब कुछ जानबूझकर ऊपरी जातियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को हटाने के लिए किया। यह दलितों को यकीन दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि पिछड़े लोगों के लिए ऊपरी जातियों के दबदबे को चुनौती देना संभव है। मायावती ने दिखाया कि अगर दलितों के पास पॉलिटिकल पावर हो तो वो क्या कर सकते हैं। यह सब कुछ काशीराम का मास्टर प्लान था, लेकिन मायावती ने इसे अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा। बीजेपी और उस दौर में ऊपरी जातियों के दबदबे वाले मीडिया संस्थानों के लिए यह पचाना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आलोचना से दलितों में मायावती का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने लगा। उधर मायावती ने मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए भी कई कदम उठाए। उनके जिस काम ने मुसलमानों का दिल जीता वो था सितंबर 1995 में मथुरा में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जैसे स्थिति पैदा करने की विश्व हिंदू परिषद की कोशिश को नाकाम कर देना। बाबरी मस्जिद की तरह यहां पर भी वीएचपी कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई मस्जिद को हटाने की मांग कर रही थी। 1995 में उसने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके मस्जिद पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन मायावती ने उसकी इस योजना को विफल कर दिया। वे वीएचपी की धमकियों के आगे नहीं झुकी और वीएचपी को इसके बाद पीछे हटना पड़ा। मायावती ने उसे विवादित स्थल से 3 किलोमीटर दूर कृष्ण जन्माष्टमी बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। मायावती के समर्थक लंबे समय तक इस घटना को प्रशासन को अच्छे से संभालने की उनकी काबिलियत के सबूत के तौर पर पेश करते रहे। मायावती के मुसलमानों के लिए हिंदू कट्टरपंथियों के सामने डटकर खड़े होने से उनकी सेक्युलर छवि और मजबूत होती है, और इसी के चलते भविष्य में बीजेपी के साथ कई बार सरकार बनाने के बावजूद मुसलमान उन्हें वोट देते रहे। लेकिन मथुरा केस में उनका कड़ा रुख मायावती की कुर्सी जाने की वजह भी बना। कुछ समय बाद बीजेपी ने मायावती से समर्थन वापस लिया। पहली बार में मायावती केवल 136 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाई थी। उनकी सरकार गिरने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया था। मायावती के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि मायावती के पावर में जाने के बाद से मीडिया उनके पीछे पड़ गया था। साल 1995 में दैनिक जागरण अखबार में खबर छपती है, जिसमें दावा किया जाता है कि मायावती की एक 12 साल की गोपनीय बेटी है। दैनिक जागरण अखबार ने मायावती की 12 साल की बेटी की खबर पूर्व बीएसपी नेता के हवाले से छापी थी, जिसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। मायावती इस खबर से बेहद नाराज हो जाती हैं और लखनऊ में एक बड़ी रैली में दैनिक जागरण अखबार को उनकी कथित बेटी पेश करने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चुनौती दी डाली। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर लखनऊ के दैनिक जागरण के ऑफिस में तोड़फोड़ की। मायावती ने खुद को इस हिंसा से दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में दैनिक जागरण पर हमला करवाना चाहती तो उनके ऑफिस की एक भी ईंट नहीं बचती। उनका एक सिग्नल ही दैनिक जागरण को खत्म कर देता। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन ने भी मायावती से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। मायावती के पार्टी कार्यकर्ताओं में इस दौर में गुस्सा था। मायावती की पार्टी के सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने शपथ ली कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इस घटना के लगभग 10 साल बाद दैनिक जागरण ने ही अपनी एक खबर की हेडलाइन में मायावती को चमारन कहा था। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर उसके ऑफिस पर हमला किया। इस बार मायावती ने अखबार पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया, जिसके बाद दैनिक जागरण अखबार ने माफी मांगते हुए कहा कि यह टाइपिंग एरर था।